स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आ गए हैं हम आपकी डेली एग्रीकल्चर क्लास को लेके एग्री प्रो बैच में, जिसमें हम आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे और उन एमसीक्यूज के बारे में डिटेल में जानेंगे भी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ सीड। बीज के संरक्षण आवरण किसे कहा जाता है, मतलब बीज के जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा एम्ब्रियो, बी है हमारा एंडोस्पर्म, सी है हमारा कोटिलेडॉन और डी है हमारा सीड कोड। तो बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सीड कोट। सीड कोट क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी सीड की उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और डिटेल में इस टॉपिक के बारे में, जिसमें कि हमारा सबसे पहले अब सीड डायग्राम में से हम लोगों को क्या होता है, इससे क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर हम बात क्या कर रहे हैं, किन किन सीड में किन किन चीजों की बात कर रहे हैं। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं सीड कोट जो है सबसे आउटर पे है। तो सबसे जो आउटर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। अब जो सबसे बाहर है तो वही काम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद क्या आता है एंडोस्पर्म, फिर क्या है कोटिलेडॉन, फिर है हमारा प्ल्यूमुल और फिर है हमारा रेडिकल। मतलब ये कि प्ल्यूमुल मतलब वो पार्ट होता है जब हम सीड जर्मिनेट होगा तो जो प्ल्यूमुल वाला पोर्शन होगा वो कहाँ जाएगा, अबव द सॉइल सरफेस जाएगा। क्या बनेगा, शूट बनेगा। ठीक है, और जो रेडिकल होगा वो क्या बनेगा, रूट का पार्ट बनेगा। किसका बनेगा, रूट पोर्शन बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने सीड डायग्राम के थ्रू, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमें टर्म्स दे रखी थी ऑप्शंस में उनके बारे में अब हम जानते हैं। द एम्ब्रियो, अब ये एम्ब्रियो क्या है, देखिए जो एम्ब्रियो है वो क्या है, एक मिनिएचर अनडेवलप्ड प्लांट विद इन अ सीड दैट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। मतलब ये जो एम्ब्रियो होता है वो मिनिएचर और अनडेवलप्ड प्लांट होता है किसी भी बीज में, और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप में क्या हो सकता है, नए प्लांट की तरह ग्रो कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, इसमें क्या क्या होती हैं, प्राइमरी रूट्स होती हैं, शूट होता है और एक या एक से अधिक कोटिलेडॉन्स होते हैं। ठीक है, द एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर इंक्लूडिंग द सीड कोट। जो एम्ब्रियो है वो किससे सराउंड होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो, देखो कैसे सीड कोट ने पूरे ही सीड को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये क्या है, एम्ब्रियो अपने आप में कोई क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है, एम्ब्रियो सही जो करेक्ट आंसर है वो नहीं है। पर हमने इसके थ्रू ये जान लिया कि एम्ब्रियो आखिर होता क्या है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, जो कि है एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, टिश्यू है जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट किसको, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो विद इन अ सीड। जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो अभी हमने बात करी थी ये एम्ब्रियो की, ये वाले एम्ब्रियो की, इसको क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, ताकि ये एम्ब्रियो क्या कर सके, ग्रो हो सके और जर्मिनेशन हो पाए, मतलब सीड से पौधा बन सके। ठीक है, इट टिपिकली कंटेन, अब नरिशमेंट है होगी इसमें, तो इसमें क्या क्या होगा, स्टार्चेस होंगे, प्रोटीन होगा और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं अर्ली ग्रोथ के लिए, प्लांट की अर्ली ग्रोथ के लिए। जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, और इट इज नॉट द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सीड। अब ये भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं है सीड का। ठीक है, इट इज ऑफन कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होता है उस दौरान क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो क्या करता है, पूरे एंडोस्पर्म को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि ये सीड के अंदर खाने का काम करता है। जो खाना होता है ना वो एंडोस्पर्म ही होता है, जिससे खा के एम्ब्रियो क्या होता है, बड़ा होता है और एक पौधे का रूप ले लेता है। ठीक है, कॉटिलेडोन्स क्या होते हैं, ये सीड के लीव्स होते हैं ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, दे कैन स्टोर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन।
कोटिलेडन्स का काम भी यही होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ एम्ब्रियो जो ग्रो हो रहा है उसके जर्मिनेशन में हेल्प कराने का काम करता है, ठीक है। इन सम प्लांट कोटिलेडॉन्स इमर्ज अबव द सॉइल सरफेस। कुछ प्लांटों में क्या होता है, जो कोटिलेडॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और क्या बनते हैं, बिकम द फर्स्ट लीफ ऑफ द सीडलिंग। सीडलिंग के पहले लीफ बनते हैं, पहली पत्तियां बनते हैं। ऑल्दो जो कोटिलेडॉन्स हैं आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कोटिलेडॉन्स भी, ठीक है। दे आर नॉट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड। ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होते हैं सीड की, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इटसेल्फ। ये एक तरीके से एम्ब्रियो का खुद ब खुद अपने आप में एक पार्ट है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो क्या है, सीड कोट। अब हम बात करते हैं सीड कोट की। जो सीड कोट है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, आउटर कवरिंग होती है सीड की। इट सर्व एज प्रोटेक्टिव लेयर दैट एनक्लोज and protect the embryo and endosperm inside the seed from mechanical damage, pathogen and adverse environmental condition। जो इसका इसमें क्या काम होता है सीड कोट का, एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। किससे प्रोटेक्ट करके रखना, मैकेनिकल डैमेज से, पैथोजन से और साथ ही साथ जो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी बचाकर रखना। इसलिए क्या होता है, सीड कोट हमेशा हार्ड होता है, ठीक है। जो सीड कोट होता है इज ऑफन टफ एंड इम्परमिएबल। क्या होता है, इसमें से चीजें जल्दी आ जा नहीं सकती, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग टू मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ सीड ड्यूरिंग डोरमेंसी। जिस वजह से क्या होता है, इसके कड़क होने की वजह से क्या होता है, जो सीड की जो जीवन है वो बचा रहता है। मतलब सीड मरता नहीं है, उसमें जो जिंदगी होती है वो रहती है। और साथ ही साथ वो जो किस दौरान, डोरमेंसी के दौरान, जब क्या होता है सीड इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। अब जब जर्मिनेशन होता है तो जो ये सीड कोट है इसी में से ही जो गैसेस हैं, ठीक है, और जो वाटर का एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के नजरिए से देखा जाए तो सीड कोट क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राइमरी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड इज सेफगार्डिंग द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म अंटिल द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती है जर्मिनेशन के लिए, तब तक सीड कोट क्या रहता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है सीड कोट, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड प्रिजर्विंग फूड प्रोडक्ट थ्रू एक्सपोजर टू द सन्स हीट। कि जब हम सूरज की गर्मी में के प्रकाश में खाद्य उत्पादों को सुखाकर और संरक्षित करने की प्रक्रिया को आखिर कहते क्या है। कि हम जब भी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, धूप वूप दिखाते हैं तो क्या करते हैं, उनका मॉइस्चर चला जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिस वजह से फूड क्या होता है, फूड जो है प्रिजर्व हो पाता है, ठीक है, फूड जल्दी सड़ता नहीं है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपके आगे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, बी फर्मेंटेशन, सी क्यूरिंग, डी है हमारा सोलराइजेशन। बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन टर्म्स के बारे में। सबसे पहली टर्म आई थी हमारी डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है, देखिए डिहाइड्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डी फिर बना है हाइड्रेशन। किसी भी चीज के आगे डी लग जाता है तो मतलब क्या होता है, उस चीज का रिमूवल होने लगता है। अब इसमें क्या है, हाइड्रेशन मतलब क्या, पानी का रिमूवल होगा। डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर का रिमूव होगा फ्रॉम फूड प्रोडक्ट, ताकि उनको क्या कर सके, प्रिजर्व करके रख सके, संरक्षित करके रख सके लंबे समय तक के लिए, ताकि फूड जल्दी खराब ना हो। दिस इज टिपिकली अचीव्ड बाय एक्सपोजिंग द फूड टू हीट एंड सर्कुलेटिंग एयर। अब ये कैसे हो सकता है, जो फूड है उसको या तो गर्म करके या फिर क्या कर, गर्म हवा के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो सकती है। अब डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो दोनों तरीके से हो सकती है, नेचुरली भी हो सकती है, उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख के भी उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियली भी हो सकती है। क्या कर सकते हैं, यूजिंग डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट लाइक डिहाइड्रेटर, ठीक है। आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं हम, डिहाइड्रेटर्स जो मशीन्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। अब जब डिहाइड्रेशन होता है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है फूड से।
अब जब खाने में पानी ही नहीं रहेगा, फूड ही नहीं रहेगा, तो जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या पैथोजन की, जो क्या करते हैं खाने को सड़ा देते हैं या खाने को खराब करने का कारण बनते हैं, उनकी ग्रोथ हो जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। जिस वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, जिस वजह से क्या होता है खाने की जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो जाती है। ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर फंगाई। क्या करता है ये जो ये मैंने बताया, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगाई का करते क्या है, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो कि क्या है शुगर और स्टार्च है, किसमें, इनटू अल्कोहल, into alcohol, acids और gases under anaerobic condition। अनएरोबिक कंडीशन देखिए दो तरीके की कंडीशन होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक कंडीशन वो होती है जो कि एयर के प्रेजेंस में होती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक कंडीशन वो होती है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम एनारोबिक कंडीशन में ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगाई का यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल, एसिड में या फिर गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। किस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वाली कंडीशन में। ठीक है। अब in the context of food preservation, fermentation can be used to preserve food by creating an acidic or alcoholic environment that inhibits the growth of harmful bacteria। ठीक है, ये भी एक तरीका है खाने को क्या करने का, प्रिजर्व करने का। ठीक है, प्रिजर्व फूड, इसमें क्या होता है एसिड बन जाता है, ये अल्कोहलिक एनवायरनमेंट हो जाता है, जिस वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अब फर्मेंटेड फूड ऑफन हैव एनहेंस्ड फ्लेवर, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड फूड इंक्लूड, अब एग्जाम्पल क्या क्या है फर्मेंटेड फूड के, जैसे कि दही, चीज, ठीक है, सॉरक्रॉत, किमची या फिर अचार। ठीक है, ये तीन तो याद ही रखिएगा, दही, चीज और अचार जो है ठीक है, पिक्कल जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन के। अब हम बात करते हैं क्यूरिंग की। अभी क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग भी एक तरीके का प्रिजर्वेशन मेथड ही है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं खाने में सॉल्ट या फिर शुगर को, ठीक है, या फिर नाइट्रेट या नाइट्रेट्स को ऐड करा जाता है टू द फूड प्रोडक्ट। अब वो कौन से प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट होते हैं, टिपिकली मीट, फिश या फिर वेजिटेबल में होता है, ताकि क्या कर सकते हैं हम, इनहिबिट कर सकते हैं ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। अब द क्यूरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अप्लाइंग अ क्यूरिंग मिक्सचर और सोल्यूशन टू द फूड फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर द मिक्सचर टू पेनिट्रेट एंड प्रिजर्व द फूड। अब क्यूरिंग में क्या होता है, हम क्यूरिंग मिक्सचर या फिर सोल्यूशन ऐड करते हैं फूड में, ठीक है, और उसे एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, ये खाने में पेनिट्रेट हो सके और फूड क्या हो सके, प्रिजर्व हो सके। क्यूरी कैन बी डन थ्रू ड्राई क्यूरिंग। अब ये क्यूरिंग जो है क्या कैसे हो सकती है, ड्राई क्यूरिंग भी होती है, जिसमें कि क्या होता है, रबिंग दम डायरेक्टली ऑन टू द फूड, ठीक है, या फिर वेट क्यूरिंग क्या होता है, इसमें खाने को क्या किया जाता है, सीधा क्यूरिंग सोल्यूशन में मिला दिया जाता है। तो क्योर फूड ऑफन हैव डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, इसका भी जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अलग होता है, साथ ही साथ उसका टेक्सचर भी अलग होता है, और इसे लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, विदाउट रेफ्रिजरेशन के भी इसे स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड क्योर्ड लाइक मीट लाइक बेकन, बेकन जो मीट होता है वो, हैम या फिर सलामी, ये क्या है, एग्जाम्पल है क्यूरिंग के। अब हम बात करते हैं सोलराइजेशन का। अब ये सोलराइजेशन टर्म में ही सोलर आ रहा है, मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये सूरज की रोशनी से जुड़ा हुआ है। सोलराइजेशन क्या एक मेथड है पेस्ट कंट्रोल करने का या फिर सॉइल को स्टेराइल करने का, दैट इसमें किसका यूज होता है, सोलर एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसमें को क्या बोलते हैं, सोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व कवरिंग द सॉइल विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। अब इसमें होता क्या है, जो सॉइल होती है उसको प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है ड्यूरिंग हॉट समर। गर्म जो गर्मियों के महीने होते हैं उसमें क्या करा जाता है, जो सॉइल होती है उसको कवर किया जाता है प्लास्टिक शीट से। ठीक है, तो टू ट्रैप सोलर हीट एंड रेज सॉइल टेम्परेचर टू लीथल लेवल फॉर पेस्ट, वीड एंड सॉइल बोर्न पैथोजन,
ताकि जो सॉइल का जो टेम्परेचर वो इतना बढ़ा दिया जाए तो कि उसमें जो भी पेस्ट या फिर कोई भी वीड या मतलब खरपतवार के जो बीज होते हैं वो या फिर कोई मिट्टी में से पैदा होने वाले पैथोजन है वो मर जाएं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सोलराइजेशन टिपिकली लास्ट फॉर सेवरल वीक्स। जो सोलराइजेशन की प्रोसेस जब हम करते हैं तो वो काफी लंबे समय तक, कई हफ्तों तक रहती है। ड्यूरिंग विच द ट्रैप्ड हीट पेनिट्रेट द सॉइल किलिंग वीड सीड्स। अब जो मिट्टी में जो गर्मी होती है, ट्रैप हो गई होती है, वो क्या करती है, वीड के जो सीड होते हैं, खरपतवार के जो बीज होते हैं, उन्हें मार देती है। नीमाटोड, फंगी और अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देती है। Solarization helpful reduce the need for chemical pesticide and herbicide and can improve soil health and fertility over time. अब सोलराइजेशन से क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स का यूज कम होता है। ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कि which agriculture practice involve the raising of bees for the production of honey or and other hive products। कि किस कृषि प्रथा में मध मतलब मधुमक्खी और अन्य हाइव उत्पादों के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। कि उसको क्या बोलते हैं जब हम किसी मधुमक्खी, एक तरीके से एक और मधुमक्खी पालन को आखिर हम बोलते क्या है। आपके आगे ऑप्शन है ए एपिकल्चर, एपिकल्चर, बी है हमारा सेरिकल्चर, सी है हमारा एक्वाकल्चर, डी है हमारा हॉर्टिकल्चर। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एपिकल्चर। एपिकल्चर इज द करेक्ट वन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। एपिकल्चर का मतलब होता है इस द ये क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मधुमक्खी को पालते हैं। किसके लिए पालते हैं मधुमक्खी को, शहद के लिए, मोम के लिए, रॉयल जेली के लिए, पोलन के लिए और अदर हाई प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। एपिकल्चर को तो उसे क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपिकल्चर बोलते हैं। बी कीपर्स मैनेज कॉलोनी ऑफ बीज इन हाइव्स और एपियरीज, providing them with suitable habitat and managing their health and productivity। अब बी कीपर क्या करते हैं, जो मधुमक्खियों की कॉलोनी होती है उनको मेंटेन करके रखते हैं, उनको क्या करते हैं, सुटेबल हैबिटाट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो वहां पे आराम से रह सके। हनी जो प्रोड्यूस होता है थ्रू एपिकल्चर इज नॉट ओनली अ स्वीटनर बट ऑल्सो वेरियस न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब जो हनी, जो शहद, मधुमक्खी का जो शहद होता है, जो वो एपिकल्चर के थ्रू जो हमें शहद मिलता है, वो ना केवल मीठा होता है, उसके उसमें न्यूट्रिशनल, ठीक है, और साथ ही साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एडिशनली बीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन पता ही है आपको, जो इसमें कि ट्रांसफर करते हैं, किसको, पोलन ट्रांसफर होता है किसमें, एंथर टू स्टिग्मा में। एंथर क्या है, मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पोर्शन होता है जिसपे जो पोलन होता है वो चिपक जाता है। तो ये काम कौन कर पाता है, बीज कर पाती हैं। और भी वैसे तो हैं, इंसेक्ट्स हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन बीज इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है। बेनिफिटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप एंड इकोसिस्टम, जिस वजह से एग्रीकल्चरल जो फसलें हैं उनको, साथ ही साथ इकोसिस्टम को काफी क्या होता है, फायदा होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो कि है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। रेशम की जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो अपने सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको पाला जाता है, उनको जो कंडीशन जो उनके लिए सुटेबल होती है वो प्रोवाइड की जाती है, जिस वजह से क्या होता है, वहां पे वो रहते हैं, और क्या होता है, सिल्क का प्रोडक्शन होता है वहां पे। तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म्स क्या होते हैं, कैटरपिलर होते हैं सिल्क मॉथ के, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। एंड दे प्रोड्यूस सिल्क थ्रेड एंड दे एज दे स्पिन cocoons ड्यूरिंग देयर पीपल स्टेज। अब इसमें क्या होती है, अलग अलग स्टेज होती हैं। जब वो सिल्क वॉर्म जो होता है कैटरपिलर होता है, वो क्या करता है, खाता रहता है, मलबरी लीव्स ज्यादा खाता है वैसे तो वो। और वो क्या करता है, लास्ट में अपने आप को ककून में कन्वर्ट कर लेता है, अपने चारों तरफ रेशा लपेटता है। वही रेशा क्या होता है, वो सिल्क थ्रेड होता है, रेशम की डोर होती है वही।
सेरिकल्चर इन्वॉल्व फीडिंग मलबरी लीव्स टू सिल्कवॉर्म। मैंने बताया था ना, मलबरी लीव्स जो सहतूत के पत्ते होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं उनके, ठीक है, हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग द कोकून्स एंड देन प्रोसेसिंग द सिल्क थ्रेड इनटू वेरियस सिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि फैब्रिक, गारमेंट एंड टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं। तो समझ में आया है, रेशम की जो खेती होती है, जो रेशम के लिए कीड़े पाले जाते हैं, सिल्क वॉर्म्स जो पाले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर में क्या होता है, ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसमें कि हम फार्मिंग करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फिश, मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड एक्वेटिक प्लांट्स को साथ साथ उगाया जाता है इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, जैसे कि पॉन्ड, टैंक और अदर ओशन एनक्लोजर में। एक्वाकल्चर इनकम्पासेस वेरियस मेथड, जैसे कि फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग, मराइन एक्वाकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग, एक्वापॉनिक्स, इंटीग्रेटिंग। एक्वापॉनिक्स में क्या होता है, फिश और प्लांट्स को दोनों को साथ में उगाया जाता है। एक्वाकल्चर प्रोवाइड अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ सी फूड। एक्वाकल्चर की वजह से क्या होता है, सस्टेनेबल सी फूड मिल पाता है, जिस वजह से रिड्यूस हो जाता है प्रेशर ऑन वाइल्ड फिश स्टॉक। इससे कि ये शिकार करने नहीं जाना है, जब हम आप उसको पाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे मार्केट में डायरेक्ट वहीं से बेच सकते हो। एंड कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मैनी रीजन्स। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो कि डील करती है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट और अदर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस इंक्लूड सॉइल प्रिपरेशन, प्लांटिंग, इरिगेशन, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक टू स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्या करता है, वाइटल रोल प्रोवाइड करता है, प्ले करता है, सॉरी, किस लिए, फ्रेश प्रोड्यूस के लिए, फ्रेश जो फ्रूट होते हैं उसके लिए, ब्यूटीफाइंग लैंडस्केप के लिए, साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करता है डाइटरी डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ कलिनरी आर्ट्स एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है हॉर्टिकल्चर का। तो समझ में आया आपको, ये मैंने आपको अलग अलग टर्म्स पढ़ाई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। कि इरिगेशन का कौन सा मेथड है जिसमें कि जो रूट जोन है प्लांट्स को, उसमें डायरेक्टली पानी पहुंचाया जाता है पौधों को, मिनिमाइजिंग वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड रन ऑफ। निम्नलिखित सिंचाई विधियों में से कौन सी सिंचाई विधि पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी को सीधे पहुंचाती है, जल वाष्पीकरण और भागों के कारण पानी की हानि को कम करती है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका फ्लड इरिगेशन, बी है हमारा ड्रिप इरिगेशन, सी है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन, डी है हमारा फ्रो इरिगेशन। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं जो हमने अलग अलग जो इरिगेशन के जो हमने ऑप्शंस में मेथड दे रखे थे उनके बारे में। जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा फ्लड इरिगेशन, बाढ़ जल चरण। इसमें क्या होता है, फ्लड इरिगेशन में होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है वाटरिंग क्रॉप्स, जिसमें कि पानी को अलाउ किया जाता है टू फ्लो ओवर द सॉइल सरफेस एंड इनंडेट द एंटायर फील्ड, मतलब पूरे फील्ड को डुबो देने वाला काम। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो मैंने आपको ये पिक्चर लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसे मतलब एक तरीके से पानी को नहीं छोड़ा गया, पानी को सिर्फ छोड़ दिया गया है फील्ड में डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्लड इरिगेशन एक तरीके से बाढ़ जैसा हो जाता है, जैसे बाढ़ आती है ना तो पूरे फील्ड में पानी भर जाता है, ऐसे ही हम खेत में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है। इन दिस मेथड वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम अ वाटर सोर्स। इससे क्या होता है, इसमें क्या, इस मेथड में क्या होता है, जो पानी होता है वो डाइवर्ट किया जाता है, मोड़ दिया जाता है वाटर सोर्स से सीधा किस में, वाटर सोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि रिवर, कैनाल, ठीक है, कोई नहर है, कोई नदी है या कोई तालाब है आपके पास में, वो उसके उसका क्या करते हैं, पानी को मोड़ दिया जाता है डायरेक्टली रिलीज इनटू द फील्ड,
किस में छोड़ दिया जाता है, फील्ड में छोड़ दिया जाता है इन कंट्रोल्ड अमाउंट्स। किस अमाउंट में, कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि पूरी डुबो दी जाए, कंट्रोल्ड अमाउंट में होता है कि जितनी मतलब ऐसा होता है कि जो पानी छोड़ा गया है, मतलब हमें पता होता है कि कितना पानी छोड़ा गया है कि इस क्रॉप के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। बस बशर्ते ये होता है कि उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, पानी को जो वाटर सोर्स से डाइवर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीके से बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, क्रिएटिंग अ टेम्पररी फ्लड। वाइल फ्लड इरिगेशन इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। अब फ्लड इरिगेशन क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना है, फील्ड में पानी छोड़ना है। बस इतना ध्यान रखना है कि पानी ज्यादा ना हो जाए, बस उतना हो कि जितने की जिसमें कि क्रॉप्स डूबे नहीं या फिर किसी भी तरीके से हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचे। तो फ्लड इरिगेशन क्या है, एक तरीके से सिंपल है और बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें। इट ऑफन लीड्स टू सिग्निफिकेंट वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, रन ऑफ एंड परकुलेशन। मैंने बताया ना आपको, इसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। वाटर लॉस के कारण क्या क्या होते हैं, एक तो इवेपोरेशन, रन ऑफ होता है, पानी बह जाता है अलग अलग जगहों पे। परकुलेशन होता है, पानी क्या होता है, बहुत डीप चला जाता है। एंड इट कैन रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन इन सम केसेस। कुछ कुछ उस फील्ड कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, मतलब ड्रिप जल चरण, इसे बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था, इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट ऑप्शन था ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक वाटर एफिशिएंट मेथड है ऑफ डिलीवरिंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ये इमेज लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ड्रिप इरिगेशन है, ये बहुत ज्यादा वाटर एफिशिएंट मेथड है। इसमें पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। इसमें क्या होता है, पानी को डायरेक्टली पौधे के रूट जोन तक पहुंचाया जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, पाइप एंड एमिटर्स। ये जो देखिए, ये जो पाइप है ना, इस पाइप में छोटे छोटे नन्हे नन्हे छेद होते हैं। इसमें से क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो ये क्या, और ये किसके पास में होते हैं, सीधा जो प्लांट का रूट जोन है उसके पास में होते हैं। तो प्लांट क्या करता है, इजीली इनसे पानी ले सकता है। तो इससे क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। और ये पानी कैसे दिया जाता है, थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, पाइप्स या फिर एमिटर्स के थ्रू। इन दिस मेथड वाटर इज रिलीज। इस मेथड में क्या किया जाता है, वाटर को रिलीज किया जाता है स्लोली एंड प्रिसाइजली एट और नियर द प्लांट रूट। एक तो बहुत धीरे और साथ ही साथ सावधानी पूर्ण, किसके पास में, प्लांट रूट्स के पास में पानी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ताकि पानी का जो लॉस है उसे बहुत काफी हद तक कम किया जा सके ड्यू टू इवेपोरेशन एंड रन ऑफ। अब ड्रिप इरिगेशन सुटेबल है उन क्रॉप्स के लिए, इंक्लूडिंग रो क्रॉप्स। ये कई क्रॉपों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सुटेबल है। जैसे रो क्रॉप्स हैं, जो जिन क्रॉप्स को हम रो में उगाते हैं, जैसे ये उगी हुई हैं। ऑर्चर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा, जो बागान होते हैं उनके लिए भी, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी एंड क्रॉप यील्ड को। समझ में आया। तो ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा मेथड है इरिगेशन का, सिंचाई का बहुत अच्छा मेथड है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्लांट को पानी भी मिल जाता है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बच भी जाता है, बचत होती है और पानी बर्बाद भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सी, जो हमारा तीसरा ऑप्शन था, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। अब इसके नाम पे स्प्रिंकलर आ रहा है, मतलब फव्वारा। इसमें क्या करते हैं, स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट और स्प्रे यूजिंग स्प्रिंकलर और स्प्रे हेड। अब इसमें क्या होता है, पानी, अब जैसे आप देख सकते हो कैसे ये पानी जो है स्प्रिंकलर के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा है, फव्वारे की तरह, एक तरीके से देखा जाए तो। इससे क्या होता है, ये पानी जो होता है वाटर सॉइल सरफेस के ऊपर पानी जाता है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फील्ड इन अ मैनर सिमिलर टू द नेचुरल रेनफॉल कवरिंग द एंटायर एरिया यूनिफॉर्मली। अब इसमें पानी को ऐसे प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि नेचुरली रेनफॉल होती है। अब देखिए ना, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है जब नीचे होंगे तो नीचे तो बूंद बूंद ही गिरेगी। तो वो क्या है, एक तरीके से किसका काम करेगा, वो करेगा किसका काम, बारिश की तरीके का काम करेगा। समझ में आया। अब हम
तो अब हम बात करते हैं फरो इरिगेशन की। इसमें क्या होता है, एक तरीके से खाई जल चरण होता है। मतलब ये कि इसमें खाई जैसा बनाया जाता है। देखिए कैसे डीपली अंदर बीच में से क्या करा जा रहा है, रो के बीच में खोदा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फरो इरिगेशन में इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ स्मॉल चैनल और फरो बनाए जाते हैं। और क्या किया जाता है, बिटवीन किसके बीच में, क्रॉप रोज के बीच में। अब ये तो क्रॉप रोज है, एक रो ये है, एक रो ये है, इनके बीच में बनी हुई है ना ये। तो ये क्या बोलते हैं, इसको फरो इरिगेशन बोलते हैं। इसमें वाटर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली टू दीज फुरो। अब जो इन फरो में क्या किया जाता है, पानी क्या किया जाता है, डायरेक्टली छोड़ा जाता है। वाटर फ्लो थ्रू फरो बाय ग्रेविटी। अब जो वाटर जो होता है, जो फ्लो करता है फरो में, वो किसके थ्रू करता है, बाय ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। इनफिल्ट्रेटिंग द सॉइल एंड रीच द प्लांट रूट। इनफिल्ट्रेट करता है सॉइल में और कहाँ पहुंच जाता है, प्लांट के रूट में पानी पहुंच जाता है। वाइल फरो इरिगेशन इज रिलेटिवली सिंपल एंड कॉमनली यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स। जो फरो इरिगेशन है बहुत ज्यादा सिंपल है और काफी कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको ज्यादातर रो क्रॉप्स में यूज किया जाता है, जैसे मेज है, कॉटन है, सोयाबीन है। इट कैन रिजल्ट इन अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें क्या होता है, अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यह होता है समान रूप से पानी नहीं बट पाता है, और सॉइल इरोजन भी होता है, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट है वो लीज्ड आउट हो जाते हैं अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए। लीज्ड आउट मतलब क्या होता है, सॉइल पानी के थ्रू क्या करते हैं, सॉइल में से निकल के बह जाते हैं न्यूट्रिएंट, अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो, प्रॉपर्ली उसका मैनेज ना करा जाए तो समझ में आया आपको। मैंने 4 मेथड पढ़ाई, तो फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और फरो इरिगेशन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज एंड श्रब्स। निम्नलिखित कृषि प्रथाओं में से कौन सी फलदार वृक्षों और छोटे बूटों की खेती को शामिल करती है, बताइए। ऑप्शन ए है आपका एपीकल्चर, बी है हमारा सिल्वीकल्चर, सी है हमारा विटिकल्चर और डी है हमारा अर्बोरिकल्चर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम जानते हैं जो ये टर्म्स हमें दे रखी हैं उनके बारे में। अब जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर की, मतलब वनस्पति कृषि। सिल्वीकल्चर में क्या होता है, ये एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, जिसमें कि इन्वॉल्व किया जाता है कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। सिल्वीकल्चर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री की एक क्या है, शाखा है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, साथ ही साथ मैनेज करते हैं किनको, फॉरेस्ट ट्रीज को। किस लिए, टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, साथ ही साथ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। सिल्वीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या होता है, प्लांटिंग होती है, थिनिंग होती है, प्रूनिंग होती है और हार्वेस्टिंग किया जाता है ट्री को टू मेंटेन हेल्दी एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। It aimed to optimize timber yield while preserving biodiversity, soil health and water quality in forested landscape. इसका क्या जो मेन एम ये होता है कि इसमें जो टिम्बर की जो यील्ड मतलब लकड़ी जो मिलती है, इससे पेड़ों से हमें लकड़ी मिले, साथ ही साथ लकड़ी के साथ साथ क्या हो, जो उस वहां पे मौजूद बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, उसे संरक्षित रखा जा सके, उसे बचा के रखा जा सके, साथ ही साथ सॉइल की हेल्थ अच्छी रहे, वाटर क्वालिटी भी अच्छी रहे वहां की, कहाँ पे, फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स में। अब हम बात करते हैं विटिकल्चर की। अब विटिकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर होता है, ये भी एक तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, पर इसमें हम किसका कल्टीवेशन करते हैं, इसमें हम कल्टीवेशन करते हैं ग्रेप वाइन का, मतलब अंगूर की बेल का। जब हम उसका करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसकी खेती करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम विटिकल्चर बोलते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप यूज्ड इन वाइन मेकिंग। अब उन जो अंगूरों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है,
अंगूरों का इस्तेमाल कई जगह पे होता है, एक तो वाइन बनाने में यूज होता है, साथ ही साथ जो किशमिश होती है उसमें यूज होता है, या फिर उसे हम फ्रेश कंजप्शन के लिए भी यूज करते हैं, डायरेक्टली खेत से लाके हम खा सकते हैं अंगूर। नहीं तो क्या उसको किसके लिए, किशमिश की तरह ही इस्तेमाल करा जा सकता है सुखा के। नहीं तो क्या किया जाता है, वाइन की तरह वाइन भी बनाई जाती है, किससे, अंगूर से। तो अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। विटिकल्चर इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटी जैसे कि साइट सिलेक्शन, प्लांटिंग, ट्रेसलिंग, प्रूनिंग, कैनोपी मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल एंड ग्रेप हार्वेस्टिंग। ग्रेप्स आर ग्रोन इन वाइनयार्ड। कहाँ पे ग्रेप्स कहाँ पे ग्रोन होते हैं, वाइन यार्ड्स में जहाँ बेलें होती हैं। एंड विटिकल्चरिस्ट जो होता है, विटिकल्चरिस्ट वो होता है जो क्या करता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें ग्रो करता है। ऑफन वर्क क्लोजली विद वाइन मेकर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वाइन दैट रिफ्लेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेरोइर। अब हम बात करते हैं अर्बोरिकल्चर की। अर्बोरिकल्चर क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और मैनेज करते हैं ट्रीज को फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग अर्बन फॉरेस्ट्री, लैंडस्केपिंग, शेड, टिम्बर प्रोडक्शन, सॉरी शेड के लिए भी, छाँव के लिए भी, साथ ही साथ टिम्बर प्रोडक्शन के लिए भी, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी। अर्बोरिकल्चर जो क्या करता है, एनकम्पास करता है ट्री प्लांटिंग, ट्री प्रूनिंग, डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल एंड साथ ही साथ ट्री रिस्क असेसमेंट होता है टू मेंटेन हेल्दी एंड सेफ ट्री इन अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट्स। अर्बोरिस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से ट्री का सर्जन होता है। और अर्बन फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अर्बोरिस्ट मतलब क्या, जो खेती कर रहा है वहां पे, जो मैनेज कर रहा है ट्री को, साथ ही साथ जो ट्री के जो सर्जन होते हैं वो, साथ ही साथ अर्बन फॉरेस्टर्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं अर्बोरिकल्चर में, ताकि प्रमोटिंग द हेल्थ, ताकि क्या कर सके, अर्बोरिकल्चर में प्रमोट कर सके हेल्थ को, ब्यूटी को, साथ ही साथ सस्टेनेबल ऑफ ट्री पॉपुलेशन इन कम्युनिटी, कि ट्री की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। समझ में आया अर्बोरिकल्चर का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट फॉर स्पेसिफिक ट्रेड्स थ्रू कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। नियंत्रित परिवर्तन द्वारा विशेष विशेषताओं के लिए पौधों के प्रजनन के अभ्यास को क्या कहा जाता है, बताइए। आपके आगे ऑप्शन है ए जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ऑप्शन है बी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सी है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, डी है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब हम मान लीजिए किसी में से कोई करेक्टर चुन रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, उसमें इस चीज में से क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाएगा। तो समझ में आया, इसी से ही बात से इसी से हिंट मिल जाता है कि हम किसी की ट्रेड्स को चुन रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रेड्स को या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को चुन रहे हैं, तो चुनने को क्या बोलते हैं हम, सिलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या हो जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं जो ऑप्शंस दे रखे थे उनके बारे में। सबसे पहला आता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन को जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के जीन्स को बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म के जीन्स है उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब अपने हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं ये लोग, या फिर अपने हिसाब से उनका यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, आर इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए किसी की कोई अच्छी करेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए किसी पौधे का कोई, मान लीजिए किसी में फल बहुत अच्छे आते हैं, तो उसका वो करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे जीन्स के थ्रू, और वो क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे जीनोम में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट और करेक्टरिस्टिक। और तो क्या होगा, ताकि हम उसकी डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक दूसरे पौधे में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी पा सकें। दिस प्रोसेस अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जब वो नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, मान लीजिए आपने किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका आपने ये ट्रेट अच्छा लगा, उसका कोई करेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा है, तो आपने क्या करा, उसका जीन लेके दूसरे, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो जीन खराब है, मतलब उसमें वो जीन्स की दिक्कत है, उस करेक्टरिस्टिक की दिक्कत है, तो आपने क्या करा, जिसमें वो करेक्टरिस्टिक अच्छा है वो उसके जीन निकाल के, जिसके में वो करेक्टरिस्टिक खराब है उसमें क्या करा, उसके जीनों में इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, वो क्या कहलाएगी, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे।
और जो कि क्या हो गए, एनहेंस्ड ट्रेड्स होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे उसके वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, साथ ही साथ वो क्या होंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस और इंप्रूव न्यूट्रिशनल कंटेंट होंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दे रहे हो। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की, मतलब चयनात्मक प्रजनन। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट और एनिमल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड बाय चूजिंग इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक एज पेरेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा ट्रेट जाना चाहिए, इसमें तो क्या करा हमने, डायरेक्ट उठाया जीन और दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। तो जब हम उसमें ट्रांसफर करा तो वो क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं, हम उसको क्रॉस करवाते हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो। अब थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, ह्यूमन कैन प्रमोट इनहेरिटेंस ऑफ डिजायरेबल ट्रेड जैसे कि हायर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस और इंप्रूव क्वालिटी ओवर सक्सेसिव जनरेशन। आगे जो जनरेशन आ रही है उसमें क्या हो, यील्ड अच्छी हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, यील्ड बहुत ज्यादा हाई हो और साथ ही साथ क्वालिटी क्या हो, इंप्रूव्ड हो। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू ये हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जो प्रैक्टिस है फॉर सेंचुरी, कई सेंचुरी से हो रही है, टू डेवलप इंप्रूव वेराइटी। लाइफ स्टॉक ब्रीड के लिए भी यूज होता है, साथ ही साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्रॉस करते हैं टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट अलग इंडिविजुअल और वैरायटी विद इन द सेम स्पीसीज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। मतलब ये कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, जो कि दो जेनेटिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म है या वैरायटी है उनको क्रॉस कराते हैं, ताकि जो उनसे बच्चे पैदा हो उसमें वो उनके जो करेक्टरिस्टिक आए उन बच्चों में, उन दोनों माता पिता के मेल जोल वाले हो, उनके क्या हो, कॉम्बिनेशन में हो। तो जो समझ में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम बोथ पेरेंट। जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉमनली यूज टू डेवलप हाइब्रिड वेराइटी। किस लिए यूज होता है, कॉमनली हाइब्रिड वेराइटी के लिए। और वो हाइब्रिड वेराइटीज में होता क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज में ये देखा जाता है कि उनका विगर जो है वो अच्छा हो, यील्ड अच्छी दे रहा हो, यूनिफॉर्मिटी हो, साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस हो। हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर नेचुरली थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। नेचुरली कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होता है, या फिर इसे ह्यूमन के थ्रू भी किया जाता है, बाय कंट्रोल्ड पॉलिनेशन टेक्निक्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग की। अभी म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, इज अ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जिसमें कि इन्वॉल्व किया जाता है इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ प्लांट यूजिंग म्यूटाजेनिक एजेंट जैसे कि रेडिएशन या केमिकल। इसमें क्या किया जाता है, जीन्स से छेड़छाड़ की जाती है, या फिर डीएनए से छेड़छाड़ की जाती है, किसके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। अब वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकता है या फिर केमिकल होते हैं। द पर्पस ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग इज टू generate genetic variability and novel trait that may not be present in the original gene pool। ये इसलिए किया जाता है ताकि ओरिजिनल जीन पूल में, मतलब जो पेरेंट्स हैं या फिर उनकी जो पूरी फैमिली में वो जीन्स नहीं है, वो जीन्स उसमें आ सकें। अब म्यूटेंट प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर सिलेक्टेड एंड प्रोपोगेटेड टू डेवलप न्यू क्रॉप वैरायटी। म्यूटेंट प्लांट जो होते हैं जिसमें कि हमें मनचाहे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, जो हमारे चुने हुए होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ प्रोपोगेट हो पाते हैं ताकि नई वैरायटी हो सके, मिल सके हमें, विद इम्प्रूव्ड ट्रेड जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस, हायर यील्ड और न्यूट्रिशन क्वालिटी। इन चारों मैंने आपको ब्रीडिंग मेथड पढ़ाया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन पढ़ाया, जो भी मैंने ये चारों चीजें आपको पढ़ाई, इन सब का मेन मोटिव क्या है, ताकि हम इसमें मेन मोटिव यही है कि हम क्या कर सकें, जो हमारे करेक्टरिस्टिक अच्छे हैं किसी भी, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट के, वो क्या कर सकें दूसरे जिसमें वो ऑर्गेनिज्म या जिस ऑर्गेनिज्म या जिस प्लांट में वो नहीं है उसमें उसको ट्रांसफर कर सकें, और वो क्या कर सकें, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ला सकें, ताकि हमें कौन सी वैरायटी मिले, एक इंप्रूव्ड वैरायटी मिले। एक वैरायटी ऐसी है, मान लीजिए एक गन्ना है, मान लीजिए एक तरफ एक गन्ना है, उसकी ना उसको उसमें शुगर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या उसकी हाइट अच्छी नहीं है, उसका जो मास है, मतलब जो उसका जो विगर है वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो दूसरा है उसका विगर बहुत अच्छा है लेकिन उसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करा देंगे,
जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो जो वैरायटी जब आएगी, जो ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसके, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें क्या होगा, उसका जो विगर भी अच्छा होगा, साथ ही साथ उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो समझिए, तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ गए, ऑफस्प्रिंग में आ गए, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें आ गए। तो यही चीज क्या होती है, जेनेटिक्स में देखी जाती है, जेनेटिक्स में या फिर जीन्स में कराई जाती है छेड़छाड़। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, what is the term for the process of introducing beneficial microorganism to soil or plant to enhance nutrients uptake and improve plant growth। ठीक है, खाद्यात्मक अवशोषण को बढ़ाने और पौधे की वृद्धि में सुधार के लिए भूमि या पौधों में उपयोगी कृत्रिम जनों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। कि मतलब ये कि बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के लिए, प्लांट के लिए बहुत अच्छे हैं, उसको सॉइल में इंट्रोड्यूस कराने को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सॉइल में जब आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन ए क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, बी है हमारा इनोक्यूलेशन, सी है हमारा पॉलिनेशन, डी है हमारा ग्राफ्टिंग। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन इज द करेक्ट वन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो ये टर्म्स दे रखे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्लांट को, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और उसका डेवलपमेंट भी क्या हो, अच्छा हो। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब इसमें होता क्या है, एप्लीकेशन। अब वो आप कैसे पहुंचा सकते हो, या तो आप फर्टिलाइजर को अप्लाई करो सॉइल में, या फिर कोई ऐसे अमेंडमेंट यूज करो जिसमें क्या हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो मिट्टी के लिए, जो कि प्लांट को क्या कर सके, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके अच्छे से और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। दीज न्यूट्रिएंट कैन इंक्लूड नाइट्रोजन। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हेल्दी ग्रोथ के लिए। किसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए। तो एक तरीके से क्या करना, फर्टिलाइजर का अप्लाई करना कि कहाँ पे, अपने प्लांट्स के लिए, तो उसको क्या बुलाते हैं, फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। इनोकुलेशन क्या होता है, इनोकुलेशन प्रोसेस होती है जिसमें कि हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कि हम फर्टिलाइजर सॉरी बैक्टीरिया फंगाई का क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं सॉइल में, जो कि प्लांट के लिए और मिट्टी के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सेहतमंद और बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे क्या करते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है और प्लांट की हेल्थ भी, सॉरी हाँ, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट। ये प्लांट के साथ कैसा रिलेशनशिप बना लेते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं। मतलब ये दोनों को, इससे क्या होता है, फायदा पहुंचता है, साथ ही साथ क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके रखते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और प्रोटेक्ट करते हैं किससे, पैथोजन से। इनोकुलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस लाइक लेग्यूम इनोकुलेशन। जो दलहन फसलें होती हैं उसमें ज्यादा यूज होता है इनका, जैसे कि वेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर इंट्रोड्यूस टू लेग्यूम क्रॉप्स टू एनहेंस देयर ग्रोथ, जिसमें कि क्या किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो दलहन की जो फसल है जहां लगी है, वहां पे उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ क्या हो सके, अच्छी हो सके। पॉलिनेशन सबको पता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब एंथर, टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। एक फर्टिलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि जिसमें कि क्या होता है, वो होता है अपना पोलन होता है, क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कैन अकर थ्रू वेरियस एजेंट्स इंक्लूडिंग विंड। अब ये अलग अलग एजेंट्स के थ्रू भी पॉसिबल हो पाता है, पॉलिनेशन अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे हवा के थ्रू भी पोलन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वाटर के थ्रू भी, इंसेक्ट के थ्रू भी, बर्ड के थ्रू भी, एनिमल के थ्रू भी। पॉलिनेशन इज क्रूशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।
पॉलिनेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है रिप्रोडक्शन में, किसके रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, सीड एंड क्रॉप्स के लिए। अब बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग किस में आता है, हॉर्टिकल्चर टेक्निक में आता है, जिसमें कि वेयर टिश्यू फ्रॉम वन प्लांट, जब एक प्लांट का जो टिश्यू होता है जिसे हम सीएन बोलते हैं, आर ज्वाइंट विद द टिश्यू फ्रॉम अनदर प्लांट, जिसे हम रूट स्टॉक बोलते हैं। जो जड़ से लगा हुआ पौधा होगा वो तो रूट स्टॉक होगा, और जो तुम कहीं से कलम काट के लाए होगी तो वो उसको क्या बोलते हैं, सीएन बोलते हैं। तो ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, उन दोनों को लगा दिया जाता है और ऐसे उगाया जाता है जैसे कि वो सिंगल प्लांट है। ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू प्रोपोगेट प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेड। अब इसका भी यूज किस लिए होता है, ताकि हम प्लांट में डिजायरेबल ट्रेड्स ला सकें। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस है, इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अडेप्टेशन टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन, किसी भी एक इन्वायरमेंट में ढलने के लिए। मान लीजिए कोई पौधा ढल पाता है, कोई नहीं ढल पाता, तो हम क्या करते हैं, जो ढल पाता है उसकी कलम काट के जो नहीं ढल पाता उसमें लगा देते हैं, तो क्या होता है, पौधे में वो करेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। Grafting allow for the combination of different genetic characteristic enabling the production of hybrid plant with enhanced attributes। इसको भी एक तरीके से क्या करा जाता है, ग्राफ्टिंग क्या करता है, एक तरीके से जीन्स को कंबाइन करने का काम करता है, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो पौधों में आ सके, ताकि, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज द टर्म for the phenomenon where dissolved mineral in irrigation water accumulate in the soil over time leading to reduced soil productivity। कि उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, जब, इसको पहले हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, कि जल सिंचाई के पानी में विलीन खनिज धरातल पर समय के साथ जमा हो जाते हैं, जिससे भूमि का उत्पादन क्या होता है, भूमि की उत्पादकता में कमी होती है। इस प्रकार की स्थिति को हिंदी में मिट्टी का, अरे ये तो हिंदी में मैंने आंसर दे रखा है। इसका कारण जल सिंचाई के, चलो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। जब क्या होता है, पानी जो होता है, जो मिनरल्स जो होते हैं इरिगेशन वाटर में, वो एक जगह क्या होते हैं, इस समय पे एक समय आता है धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, मिट्टी पे जमा होने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो सॉइल कॉम्पैक्शन, ऑप्शन ए है हमारा, सेलेनाइजेशन, डेजर्टिफिकेशन, या फिर सॉइल इरोजन। बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। जब इरिगेशन वाटर के जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जो इरिगेशन वाटर मिले होते हैं, वो क्या होते हैं, सरफेस पे, मिट्टी के सरफेस पे एक समय, जैसे जैसे समय बीतता है वो क्या होते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जिस वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में। सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है, रेफर टू द प्रोसेस जिसमें कि सॉइल पार्टिकल जो होते हैं प्रेस टुगेदर, सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब बड़ी ठोस सी हो जाती है, एक जगह से इकट्ठी सी मतलब हो जाती है, मतलब क्या कैसे बताऊं आपको, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एक तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो पोर स्पेस होती है बिटवीन उनके बीच में वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दिस कंप्रेशन, अब जब ये दबाव जो बनता है मिट्टी में, इस वजह से क्या होता है, जो एयर और वाटर इन्फिल्ट्रेशन है उसमें कमी आ जाती है, मतलब पानी ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है, ना ही हवा का ज्यादा आवाजावन होता है। साथ ही साथ रूट ग्रोथ में भी दिक्कत होती है और न्यूट्रिएंट अपटेक भी प्लांट ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए समय समय पे क्या किया जाता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है, खुरपी लेके करते हैं ना। तो कॉम्पैक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम हैवी मशीनरी। अब ये कैसे हो सकता है, या तो हैवी मशीनरी फील्ड पे चल जाए तो क्या होती है, मिट्टी दब जाती है, जिस वजह से क्या होता है, उसके पोर स्पेस में कमी आ जाती है, या फिर लाइफ स्टॉक ज्यादा घूम लें, और प्रोलॉन्ग फूड ट्रैफिक, ज्यादा इकट्ठे एक जगह हो जाए तो उनके वजन से भी क्या होता है, मिट्टी दब जाती है। इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट सॉइल स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं सॉइल स्ट्रक्चर पे। साथ ही साथ उसकी फर्टिलिटी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे बहुत बुरा असर होता है, मेकिंग इट अ कंसर्न इन एग्रीकल्चर एंड लैंड मैनेजमेंट। इस वजह से क्या होता है, ध्यान देने वाला विषय बन जाता है। अब सेलिनाइजेशन, जिसे मिट्टी का स्वादन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, वो सॉरी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें। तो सेलिनाइजेशन में क्या होता है, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जो इरिगेशन वाटर में मिले हुए होते हैं ये, और पानी होता है, ये क्या करते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं जब इरिगेशन वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है,
तो ये जो न्यूट्रिएंट जो सॉरी जो ये जो आप देख सकते हैं ये सोडियम क्लोराइड है, जो ये सॉल्ट्स हैं, ये क्या होते हैं, ये इवेपोरेट नहीं होते, ये सॉइल की सरफेस पे ही रह जाते हैं। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट होते हैं वो इवेपोरेट नहीं होते हैं और वो पीछे रह जाते हैं, और वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे मिट्टी पे जमा होने लगते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं, जिस वजह से सॉइल की सैलिनिटी लेवल काफी हद तक बढ़ जाती है, जो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बिगाड़ देता है, पानी अपटेक होने में भी दिक्कत होती है, जिस वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है मिट्टी में। सेलेनाइजेशन क्या है, बहुत बड़ा मेजर इश्यू है, कहाँ पे, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, वेयर इरिगेशन इज प्रिवेलेंट। अब हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्टिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि फर्टाइल लैंड क्या हो जाती है, बिकम इंक्रीजिंगली एरिड एंड डिग्रेडेड। मतलब क्या, जब हम जो उपजाऊ जमीन है जब वो बंजर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैसी हो जाती है, रेगिस्तान जैसी हो जाती है, डेजर्ट लाइक हो जाती है, तो डेजर्ट लाइक कंडीशन आ जाती है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। इट ऑफन कॉज्ड बाय अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस। ये किस वजह से होती है, या तो आपने लैंड की जो प्रैक्टिस, आपने जो लैंड पे जो प्रैक्टिस की है वो ढंग से नहीं की है, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग हो गई है, ज्यादा आपने वहां पे क्या करा, जानवर छोड़ दिए, जिस वजह से क्या हुआ, ओवर ग्रेजिंग हो गई है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी होता है, जंगल जैसे हो जाती है, फर्टाइल जो इतनी उपजाऊ जमीन होती है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, या फिर कैसी हो जाती है, जैसे रेगिस्तान में होती है वैसी हो जाती है, या फिर आप इम्प्रॉपर इरिगेशन दे रहे हो। डेजर्टिफिकेशन रिजल्ट होता है इन द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वेजिटेशन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मेकिंग लैंड अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और अदर प्रोडक्टिव यूज। डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या होता है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो चला जाता है, उसका जो वेजिटेशन कवर है वो खत्म हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी चली जाती है वहाँ की। तो क्या होता है, जो लैंड होती है वो अनसुटेबल हो जाती है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी अदर प्रोडक्टिव यूज के लिए। तो इट पोजेस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज इन अफेक्टेड रीजन वर्ल्ड वाइड। ये दुनिया भर में एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और चिंता का विषय भी है। सॉइल इरोजन पता है आप सभी को, सॉइल इरोजन क्या होता है, नेचुरली प्रोसेस ऑफ सॉइल डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय विंड, वाटर और ग्रेविटी। मतलब क्या, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो डिटैच हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, किसके थ्रू, या तो विंड के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या फिर ग्रेविटी के थ्रू। इट अकर व्हेन सॉइल पार्टिकल आर डिसलॉज्ड। अब ये कब होगा, जब मिट्टी ढीली होगी, इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्यों, क्योंकि जो पौधों की जो जड़ होती है वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जिस वजह से जो मिट्टी है वो क्या होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, उसका इरोजन नहीं होता है, ठीक है, from the land surface and carry away by erosive forces. Erosion can result from factors जैसे कि rainfall, runoff, wind tillage and deforestation. It leads to a loss of topsoil, reduced soil fertility, sedimentation in water bodies, negatively impacting agriculture, water quality and ecosystem health. ये काफी हद तक क्या करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एग्रीकल्चर पर, वाटर क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देती है और इकोसिस्टम के हेल्थ पे भी असर डालती है। तो सॉइल इरोजन कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं है, इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब दोनों क्रॉपों को बेनिफिट हो। जब हम किसी भी फील्ड में क्रॉप लगाते हैं, दो या दो से अधिक क्रॉप लगाते हैं और एक साथ लगाते हैं और एक ही फील्ड पे लगाते हैं और दोनों को क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा मोनोकल्चर, बी है हमारा पॉलीकल्चर, सी है हमारा इंटरक्रॉपिंग, डी है हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री। बताइए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम सॉइल और वाटर टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कि हम एक्सेस जो सॉल्ट है, मतलब जो नमक की अधिकता है मिट्टी में और वाटर में, उसको कैसे हम मेंटेन करें ताकि इंप्रूव हो सके सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट ग्रोथ। मिट्टी और जल से अतिरिक्त लवणों को हटाने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, बताइए।
अब जब हम इसका जवाब जानेंगे, इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, जब हम इन सारी टर्म्स को जान जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इन सारी टर्म्स के बारे में। लाइमिंग, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। जो लाइमिंग होता है, लाइमिंग मतलब होता है चूना डालना। क्या होना, चूना डालना। लाइमिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लाइम को मिलाते हैं या फिर क्या चूने को मिलाते हैं मिट्टी में, ताकि क्या हो। अब चूने में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सॉइल, जब उसे मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी का क्या होता है, पीएच लेवल बढ़ जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जो मिट्टी की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या होता है, लाइमिंग से हेल्प होती है न्यूट्रलाइज सॉइल। सॉइल की जो एसिडिटी है उसको क्या कर सके, हम न्यूट्रलाइज कर सकें और इम्प्रूव कर सकें सॉइल स्ट्रक्चर को। मेकिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड मोर अवेलेबल, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उन्हें ज्यादा अवेलेबल कर सके प्लांट के लिए। लाइमिंग इज कॉमनली डन इन एसिडिक सॉइल। जो चूना जो हम मोस्टली डालते हैं वो किस में डालते हैं, उस मिट्टी में डाली जाती है जिस मिट्टी का पीएच लेवल बहुत ज्यादा कम होता है या जिस मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, पीएच को करेक्ट करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए, या जो पीएच इम्बैलेंस होकर रखा है उसे बैलेंस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें चूना मिलाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, उसका पीएच बैलेंस हो जाता है और प्रमोट करता है वो हेल्दी ग्रोथ को, किसकी, प्लांट की। लीचिंग क्या होता है, अब लीचिंग क्या होता है, लीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर क्या करता है, कैरी करता है डिजॉल्व न्यूट्रिएंट और सॉल्ट अवे फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल। कहते हैं ना, लीच्ड आउट हो जाता है, इन मिनरल्स जो भी होते हैं लीच्ड आउट हो गए, मतलब क्या, जो भी आपने इरिगेशन में, जो आपने सिंचाई के लिए पानी दिया खेतों में, तो वो क्या करता है, जो भी सॉल्ट्स, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, पानी में घुले हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जो वो बहता है पानी, तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट का बहुत लॉस होता है। फ्रॉम सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल सरफेस ऑफन डाउनवर्ड, कहाँ ले जाता है, डाउनवर्ड ले जाता है, नीचे की तरफ ले जाता है काफी हद तक, थ्रू द सॉइल लेयर। इट कैन अकर नेचुरली ड्यू टू रेनफॉल और इरिगेशन, ये नेचुरली भी हो सकता है किसके थ्रू, या तो रेनफॉल हो जाए तो, या फिर आप इरिगेशन देते हो तो, सिंचाई करते हो मतलब। लीडिंग टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, जिस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है फ्रॉम द रूट जोन एंड पोटेंशियल ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है। अब जो मान लीजिए बारिश हुई खेत में, जो भी न्यूट्रिएंट थे या जो भी सॉल्ट्स थे, ठीक है, तो जो प्लांट के लिए यूजफुल है, जरूरी नहीं है जो हमारे लिए भी वो हो यूजफुल हो, वो क्या हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो पानी क्या होता है नीचे ले जाता है सारे न्यूट्रिएंट को, और किस में जाके मिल जाता है, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है हमारा, कंटेमिनेट हो जाता है। While moderate leaching can help remove excess salt और nutrient from the soil। तो ये क्या होता है, लीचिंग जो क्या करता है, एक तरीके से ये हेल्पफुल भी होता है, किस लिए, जो एक्सेस सॉल्ट और न्यूट्रिएंट है उसको रिमूव करने के लिए, किससे, सॉइल से। एक्सेसिव लीचिंग कैन रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। लेकिन ये जो लीचिंग है ये क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड उसमें होनी चाहिए मैनर में। अदरवाइज ये क्या होते हैं, जितने भी जो न्यूट्रिएंट है उसको ले जाता है और सॉइल क्या होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं डीसैलिनेशन की, मतलब मिट्टी और जल से अतिरिक्त लवड़ों को हटाने की प्रक्रिया। डीसैलिनेशन में क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस सॉइल फ्रॉम सॉइल और वाटर टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी और प्लांट ग्रोथ। डीसैलिनेशन में क्या होता है, जो एक्सेसिव सॉइल्ट है या फिर एक्सेसिव वाटर है उसको हटाने को, ठीक है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े और प्लांट ग्रोथ ज्यादा हो, प्लांट ग्रोथ अच्छी हो, इसको क्या बोलते हैं, हम डीसैलिनेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व वेरियस टेक्निक, जैसे इरिगेशन मैनेजमेंट करो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल अमेंडमेंट्स का यूज होना चाहिए टू लीच आउट सॉइल और प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन, ताकि सॉल्ट जो है प्रॉपरली लीच्ड आउट होते रहें, एक जगह पे इकट्ठे ना हो। Desalination is crucial in area affected by soil salinity or irrigation with saline water to reclaim and rehabilitate एग्रीकल्चर लैंड। डिसैलिनेशन कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, वहां पे जहाँ पे सॉइल सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, या फिर जहाँ पे सिंचाई के पानी कैसा है, सलाइन वाटर है, उसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा सॉल्ट मिला हुआ है। अब सैलिनाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मिट्टी का शोधन, मतलब ये कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, जब पानी इवेपोरेट होता है तो जो ये सॉल्ट्स होते हैं पानी के, पानी में जो ये डिजोल्व होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इवेपोरेट नहीं होते, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है लेकिन ये क्या करते हैं, सॉइल के सरफेस पे ही रहते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, एक समय आता है ये इकट्ठे होने लगते हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं, सैलिनाइजेशन हो बोलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है फील्ड में। इट अकर व्हेन इरिगेशन वाटर कंटेन हाई डिजॉल्व सॉल्ट, सॉरी वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट्स, जो कि इवेपोरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट डिपॉजिट इन द सॉइल। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हाई सॉइल सैलिनिटी लेवल कैन एडवर्सली अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। कैसे? बाय डिसरप्टिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, रिड्यूसिंग वाटर अपटेक, और साथ ही साथ वाटर कॉजिंग टॉक्सिसिटी टू सेंसिटिव प्लांट्स। सेंसिटिव प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये टॉक्सिक एक तरीके से काम करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीसैलिनाइजेशन। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज, हम अगर आपको हमारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो, यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।